स्वागत है आप सभी का संदीप सर आईटीआई यूट्यूब चैनल में। तो दोस्तों इस वीडियो में आईटीआई इलेक्ट्रीशियन थ्योरी सेकेंड ईयर का मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन देखने वाला हूं, जो आपके एग्ज़ाम में पूछे जाएंगे। टोटल इसकी जो क्लास है एमसीक्यू सीरीज की 1 से लेकर 19 तक कंप्लीट हो चुकी है। अगर आप नहीं देखे हैं तो आपको ये क्लासें प्लेलिस्ट में मिल जाएंगी, इनको आप इस क्लास के बाद ज़रूर देख लीजिएगा। ये 20वीं क्लास होने वाली है, तो इस वीडियो में कंप्लीट ज़रूर बने रहिए। चैनल पर न्यू है, चैनल को आपको सब्सक्राइब कर लेना है और वीडियो को लाइक कर देना है। जो एमसीक्यू सीरीज आपके लिए स्टार्ट की गई है, 100% सभी जो क्वेश्चन है आपके आईटीआई एग्ज़ाम में यहीं से पूछे जाएंगे। तो इस जो एमसीक्यू सीरीज है इसको आपको कंप्लीट कर लेना है। और आपका जो एग्ज़ाम है वो बहुत नज़दीक आ चुका है, जुलाई में आपका एग्ज़ाम है, तो आपके पास अब टाइम बहुत कम है। इसलिए आप सभी लोग क्या कीजिए, प्रैक्टिस कीजिए, क्वेश्चन जितनी भी क्लासेस हैं सभी को एक बार देख लीजिए। ठीक है, आपको क्या करना है, स्पीड कर लेना है। ठीक है, 2 स्पीड कर लेना है आपको। ठीक, चलिए ये रहा पहला क्वेश्चन। इसका आंसर आप सभी लोग बताएंगे क्या होगा इसका आंसर। तो बोला गया है इलेक्ट्रॉनिक सर्किट बिना इनपुट के सिग्नल तरंगों या पल्सेस का उत्पादन करता है। इसमें बोला गया है कि कौन सा ऐसा इलेक्ट्रॉनिक सर्किट है जो बिना इनपुट के, मेरे भाई, बिना इनपुट के सिग्नल तरंग या पल्सेस का उत्पादन करता है। बिना इनपुट के मेरे भाई सिग्नल तरंग या पल्सेस उत्पादन कौन करता है? ऑप्शन ए है डिटेक्टर करता है, ऑप्शन बी है एम्पलीफायर करता है, ऑप्शन सी है दोलक करता है, ऑप्शन डी है मॉड्यूलेटर करता है। तो मेरे भाई ये काम कौन करता है? तो बिना इनपुट के मेरे भाई सिग्नल तरंग और पल्सेस का उत्पादन कौन करता है? ऑक्सीलेटर करता है, यानी दोलक करता है। कौन करता है? दोलक, यानी ऑप्शन नंबर सी इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा। चलिए मेरे भाई अगला क्वेश्चन देखते हैं। ठीक है, सवाल, इसका आंसर दोस्त बताइए क्या होगा। दोलक सर्किट में दोलनों या तरंगों को बनाए रखने के लिए कौन सा सर्किट आवश्यक है? चलिए बताइए, दोलक सर्किट में दोलनों या तरंगों को बनाए रखने के लिए कौन से सर्किट आवश्यक है मेरे भाई? ऑप्शन ए है फिल्टर के साथ दृष्टिकारी आवश्यक है, ऑप्शन बी है वोल्टेज गुणक आवश्यक है, ऑप्शन सी है नकारात्मक फीडबैक आवश्यक है, और ऑप्शन डी है सकारात्मक फीडबैक आवश्यक है। तो दोलक यानी ऑक्सीलेटर सर्किट में दोस्त दोलनों या ऑक्सीलेटरों, ठीक है, या तरंगों को बनाए रखने के लिए, किसको किसको बनाए रखने के लिए? दोलनों या तरंगों को बनाए रखने के लिए हम दोस्त कौन सा सर्किट आवश्यक है? इसके लिए बनाए रखने के लिए मेरे भाई कौन सा सर्किट आवश्यक है? तो चलिए इसका आंसर कमेंट कीजिए फटाफट दोस्त, इसका आंसर कमेंट कीजिए क्या होगा इसका सही जवाब। 57 नंबर का दोस्त क्वेश्चन का आंसर कमेंट कीजिए क्या होगा। तो मेरे भाई इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? इसका सही जवाब मेरे भाई हो जाएगा सकारात्मक फीडबैक। क्या होगा? सकारात्मक फीडबैक यानी पॉजिटिव फीडबैक दोस्त। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा। चलिए अगला सवाल ये रहा दोस्त, फटाफट कमेंट कीजिए इसका सही जवाब क्या होगा। यूनी जंक्शन ट्रांजिस्टर का मुख्य अनुप्रयोग क्या है? ठीक है, यूनी जंक्शन ट्रांजिस्टर, यूनी जंक्शन को हम बोलते हैं यूजेटी। क्या बोलते हैं मेरे भाई? यूजेटी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? यूजेटी का अगर आपसे फुल फॉर्म पूछ दिया जाए तो आपको बताना है यूनी जंक्शन ट्रांजिस्टर। क्या होता है? यूनी जंक्शन ट्रांजिस्टर मेरे भाई होता है यूनी जंक्शन ट्रांजिस्टर। बोला गया है यूनी जंक्शन ट्रांजिस्टर का मुख्य अनुप्रयोग, यानी इसका उपयोग बताना है किसके रूप में किया जाता है। ऑप्शन ए है दृष्टिकरण के रूप में, ऑप्शन बी है प्रवर्धन के रूप में, ऑप्शन सी है रेगुलेटर सर्किट के रूप में, ऑप्शन डी है ट्रिगर सर्किट के रूप में। चलिए दोस्त इसका आंसर बताइए फटाफट दोस्त, इसका आंसर कमेंट कीजिए फटाफट दोस्त, इसका आंसर कमेंट कीजिए। 10 सेकेंड का टाइम दिया जा रहा है दोस्त, फटाफट इसका आंसर कमेंट कीजिए। तो इसका सही जवाब मेरे भाई क्या होगा? तो इसका सही जवाब हो जाएगा यूनी जंक्शन ट्रांजिस्टर का मुख्य प्रयोग जो होता है वो ट्रिगर सर्किट के लिए किया जाता है। किसके लिए? ट्रिगर सर्किट के लिए, यानी ऑप्शन नंबर डी इस क्वेश्चन का मेरे भाई सही जवाब होगा। क्या होगा? ऑप्शन नंबर डी। चलिए अगला सवाल देखिए और इसका आंसर मेरे भाई बताइए कमेंट में। ठीक है, चलिए इसका आंसर दोस्त कमेंट कीजिए क्या होगा। बोला गया है कि इस उपकरण में बहुत अधिक इनपुट प्रतिबाधा, कम शोर निर्गत, अच्छा रैखिकता और कम अंतर इलेक्ट्रोड क्षमता है। चलिए बताइए इसका आंसर दोस्त कमेंट कीजिए क्या होगा। किस उपकरण में दोस्त बहुत अधिक इनपुट प्रतिबाधा होती है और कम शोर निर्गत होता है, अच्छा रैखिकता और कम अंतर इलेक्ट्रोड क्षमता होती है? कौन से हैं? ऑप्शन ए है एनपीएन ट्रांजिस्टर, ऑप्शन बी है दोस्त पीएनपी ट्रांजिस्टर, ऑप्शन सी है
फील्ड इफेक्ट ट्रांजिस्टर यानी FET, इसको हम बोलेंगे FET। दोस्त FET का अगर आपसे फुल फॉर्म पूछ दिया जाए तो आपको बताना है फील्ड इफेक्ट ट्रांजिस्टर। यूनि जंक्शन ट्रांजिस्टर UJT आपको बता ही दिया हूँ, UJT, ठीक है। UJT का अगर फुल फॉर्म पूछा जाए तो आपको बताना है यूनि जंक्शन ट्रांजिस्टर। यानी पूछा गया है कि इस उपकरण में बहुत अधिक इनपुट प्रतिबाधा, कम शोर निर्गत, अच्छा रैखिकता और कम अंतर इलेक्ट्रोड क्षमता होता है। तो किसमें होगा मेरे भाई? फटाक से आंसर कमेंट कीजिए सभी लोग दोस्त, इसका आंसर कमेंट कीजिए, क्या होगा इसका आंसर? तो मेरे भाई इसका आंसर हो जाएगा मेरे भाई, क्या होगा? फील्ड इफेक्ट ट्रांजिस्टर, यानी ऑप्शन नंबर सी इस क्वेश्चन का सही जवाब होगा। क्या होगा? ऑप्शन नंबर सी, फील्ड इफेक्ट ट्रांजिस्टर। सभी लोग इसका आंसर कमेंट कीजिए, फील्ड इफेक्ट ट्रांजिस्टर, ठीक है। यानी ऑप्शन नंबर सी इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा। चलिए अगला सवाल ये रहा आपका, इसका आंसर बताइए। इसका आंसर मेरे भाई बताइए, कमेंट कीजिए आप सभी लोग, इसका आंसर क्या होगा? चलिए आंसर इसका कमेंट कीजिए क्या होगा। बोला गया है JFET की तुलना में मॉसफेट के धारा नियंत्रण में क्या अंतर है मेरे भाई? चलिए बताइए इसका आंसर, कमेंट कीजिए, 10 सेकेंड का टाइम दिया जा रहा है, फटाफट इसका आंसर सभी लोग कमेंट कीजिए। JFET की तुलना में दोस्त मॉसफेट के धारा नियंत्रण में क्या अंतर है? ऑप्शन ए है जंक्शन के बजाय इंसुलेट परत, ऑप्शन बी है P सामग्री के बजाय N सामग्री का उपयोग करना, ऑप्शन सी है N सामग्री की बजाय P सामग्री का उपयोग करना, ऑप्शन डी है P सामग्री की बजाय N सामग्री गेट का उपयोग करना। चलिए बताइए JFET की तुलना में दोस्त मॉसफेट के धारा नियंत्रण में क्या अंतर है? तो इसके लिए दोस्त ये इसका अंतर मेन है जंक्शन के बजाय इंसुलेट परत। क्या होगा? जंक्शन के बजाय मेरे भाई इंसुलेट परत, ये अंतर होगा। यानी ऑप्शन नंबर ए इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा। अगला सवाल ये रहा, अगला सवाल ये रहा आपका दोस्त, इसका आंसर कमेंट कीजिए फटाफट सभी लोग, इसका आंसर कमेंट कीजिए। एम्पलीफायर सर्किट का प्रकार क्या है? ये दोस्त एम्पलीफायर सर्किट दिया गया है, इसका हमें प्रकार बताना है, ठीक है। कौन सा प्रकार का एम्पलीफायर ये सर्किट है? चलिए बताइए दोस्त। यहाँ लगा हुआ है R1, क्या लगा हुआ है? R1 लगा हुआ है। और दोस्त यहाँ लगा हुआ है IC, ठीक है। यहाँ लगा हुआ है दोस्त RL, यहाँ लगा हुआ है C2 यानी कैपेसिटर लगा हुआ है, ये है आउटपुट, ये है इनपुट, ठीक है। और यहाँ लगा हुआ है मेरे भाई, ठीक है, R2, और इधर भी RE लगा हुआ है। तो इसका हमें प्रकार बताना है। क्या बताना है मेरे भाई? प्रकार बताना है। कौन सा प्रकार का है मेरे भाई? ये कौन सा प्रकार का एम्पलीफायर सर्किट है? चलिए देख लेते हैं कौन सा प्रकार का है। ऑप्शन नंबर दोस्त ए है कॉमन बेस प्रवर्धक, ऑप्शन बी है कॉमन एमीटर एम्पलीफायर, ऑप्शन सी है क्लास बी पुश पुल एम्पलीफायर, ऑप्शन डी है कॉमन कलेक्टर एम्पलीफायर। तो मेरे भाई ये है कॉमन कलेक्टर एम्पलीफायर। कैसे है? कॉमन कलेक्टर टाइप का एम्पलीफायर है मेरे भाई, यानी ऑप्शन नंबर डी इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा। चलिए अगला सवाल ये रहा आपका, 62 नंबर सवाल है मेरे भाई, इसका आंसर सभी लोग कमेंट कीजिए। और ये दोस्त न्यूमेरिकल क्वेश्चन है। कैसा क्वेश्चन है? न्यूमेरिकल क्वेश्चन है दोस्त। इस क्वेश्चन का दोस्त हल करके आप सभी लोग कमेंट कीजिए, क्या होगा इसका सही जवाब? 220 वोल्ट RMS दिया गया है मेरे भाई, ठीक है। RMS AC दिया गया है, कितना दिया गया है? 220 वोल्ट का पीक वोल्टेज क्या है मेरे भाई? इसमें हमें निकालना है पीक वोल्टेज। क्या निकालना है? पीक वोल्टेज का मतलब ये होता है मेरे भाई कि यहाँ आप जैसे ये वेव बनेगी, ठीक है, तो पीक यहाँ आएगा, ठीक है, सबसे ऊपर। तो यहाँ का वोल्टेज हमें निकालना है, यानी पीक वोल्टेज हमें निकालना है, ठीक है। तो पीक वोल्टेज निकालने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा मेरे भाई? हमें सीधा सीधा करना पड़ेगा, यहाँ करना पड़ेगा पीक वोल्टेज। पीक वोल्टेज बराबर हो जाएगा मेरे भाई, या हम बोलेंगे VMX, या मैक्सिमम वोल्टेज। पीक वोल्टेज या मैक्सिमम वोल्टेज हम बोल सकते हैं, कुछ भी बोल सकते हैं दोस्त, या हम मैक्सिमम वोल्टेज बोल सकते हैं या पीक वोल्टेज बोल सकते हैं, दोनों दोस्त सेम है। इसके बाद दोस्त ये होता है VRMS बटा दोस्त होता है, इसका मान होता है मेरे भाई 0.07, ठीक है। इसका मान कितना होता है? 707, ये होता है पीक वोल्टेज के लिए। VRMS बटा दोस्त हो जाएगा 0.707, ये होगा।
तो VRMS की वैल्यू दिया गया है 220, 220 बटा दोस्त हो जाएगा 0.707। अब जब इसको दोस्त आप हल करेंगे, ठीक है, क्या करेंगे आप इसको हल करेंगे मेरे भाई, क्या करेंगे हल करेंगे जब आप इसको, तो इसका आंसर मेरे भाई निकल के आएगा लगभग। इसको आप क्या करेंगे, इसका इसका दशमलव हटाएंगे तो 3 जीरो ऊपर चला जाएगा, इसको आप ऐसे कर लेंगे, ठीक है, 1 2 3, या 3 जीरो ऊपर चला गया 707। इसको जब आप पूरा भाग करेंगे मेरे भाई, कैलकुलेशन करेंगे, तो इसका सही जवाब मेरे भाई आ जाएगा, कितना आ जाएगा, इसका आएगा 311। कितना होगा, 311.17 वोल्ट आएगा। ठीक है, इसको आप कैलकुलेशन कर लीजिए क्योंकि वीडियो ज़्यादा लंबी हो जाएगी। तो 311.17 वोल्ट आ जाएगा, यानी ऑप्शन नंबर 20 क्वेश्चन का मेरे भाई सही जवाब हो जाएगा। क्या होगा, ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी दोस्त इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन दोस्त ये रहा आपका अगला सवाल। चलिए इसका आंसर दोस्त आप सभी लोग कमेंट कीजिए क्या होगा इसका आंसर। इसका आंसर कमेंट कीजिए आप सभी लोग क्या होगा। CRO, CRO, ठीक है, CRO के इनपुट प्रतिबाधा को कैसे बढ़ाया जा सकता है। CRO के दोस्त इनपुट को आपको बढ़ाना है। किसको बढ़ाना है, इनपुट प्रतिबाधा को दोस्त आपको बढ़ाना है। तो कैसे आप बढ़ाएंगे, ये पूछा गया है सवाल में। तो ऑप्शन ए है CRO, ठीक है, CRO प्रोब में प्रतिरोध जोड़कर। हाँ दोस्त यही करना है, CRO प्रोब में दोस्त प्रतिरोध जोड़कर इसका हम इनपुट प्रतिबाधा बढ़ा सकते हैं। यानी ऑप्शन नंबर ए इस क्वेश्चन का ही सही जवाब हो जाएगा। क्या होगा, ऑप्शन नंबर ए इस क्वेश्चन का मेरे भाई सही जवाब हो जाएगा। अगला सवाल ये रहा आपका। चलिए अगला सवाल ये रहा दोस्त, और ये भी न्यूमेरिकल क्वेश्चन आ चुका है। ठीक है, न्यूमेरिकल क्वेश्चन आ चुका है मेरे भाई, तो आपको घबराने की ज़रूरत बिल्कुल भी नहीं है। क्या नहीं है, घबराने की ज़रूरत मेरे भाई बिल्कुल भी नहीं है। आपको सिंपल तरीके से इसका आंसर बताना है। बोला गया है 0.2 माइक्रो सेकेंड के बेस टाइम बेस सेटिंग के साथ 5 डिवीजन द्वारा कवर किए गए CRO स्क्रीन पर प्रदर्शित सिग्नल की आवृत्ति क्या है, ये हमसे बोला गया है। ठीक है, तो 0.2 माइक्रो सेकेंड के टाइम बेस सेटिंग के साथ 5 डिवीजन द्वारा कवर किए गए CRO स्क्रीन पर प्रदर्शित सिग्नल की आवृत्ति निकालना है। यानी दोस्त F हमें निकालना है। तो F बराबर मेरे भाई होता है 1/T, 1/आवर्तकाल होता है। तो T की वैल्यू हमारे पास अभी नहीं दिया गया है, तो T की वैल्यू हमें निकालना पड़ेगा। ठीक है, T की वैल्यू हमें निकालना पड़ेगा मेरे भाई। ये जो टाइम बेस्ड डिविजनल दोस्त, ये स्क्रीन पर प्रदर्शित जो बोला गया है दोस्त, ये इस तरह से खांचे में प्रदर्शित रहेगा। इस तरह से मेरे भाई, ये इस तरह से कुछ रहेगा। ठीक है, इस तरह से मेरे भाई ये वेव बनेगा। यहाँ दोस्त 5 रहेंगे, ठीक है, इधर भी 5। ठीक है, तो इस तरह से ये दोस्त ये वेव बनेगा, आप समझ लीजिए। ठीक है, और दोस्त इसमें आप क्या करेंगे, टाइम कैसे आप निकालेंगे। तो इसमें बोला गया है माइक्रो सेकेंड। ठीक है, तो माइक्रो होता है हमारा 10⁻⁻6, ये होता है माइक्रो। ठीक है, ये हमारा होता है मेरे भाई माइक्रो होता है। तो टाइम हम कैसे निकालेंगे, टाइम निकालने के लिए दोस्त ये फार्मूला आपको लगा लेना है। ठीक है, टाइम दोस्त निकालने के लिए ये फार्मूला आपको लगा लेना है, डिवीजन गुणे TBS। क्या लगा लेना है, डिवीजन, डिवीजन, ठीक है मेरे भाई, डिवीजन, डिवीजन गुणे आपको लगा लेना है TBS। TBS का अगर आपसे फुल फॉर्म पूछा जाए तो आपको टाइम बेस सेटिंग। इसको TBS जो लिखा हुआ है इसका मतलब होता है टाइम बेस सेटिंग। ठीक है, तो टाइम बेस सेटिंग ये हो जाएगा मेरे भाई। अब क्या है, 5 डिवीजन तक हमसे पूछा गया है, कितना 5, यानी 5 ये हो जाएगा मेरा भाई। और माइक्रो कितना दिया गया है, माइक्रो दिया गया है हमारा 0.2 दिया गया है। ठीक है, क्वेश्चन में दिया गया है 0.2, और ये होता है माइक्रो, कितने माइक्रो होता है, 10⁻⁻6। ये हो गया टाइम बेस सेटिंग। ठीक है, अब दोस्त इसको आप कैलकुलेशन करेंगे तो ये आ जाएगा हमारा, कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा मेरे भाई 1 × 10⁻⁻6, ये आ जाएगा। कितना आ जाएगा,
इसको आप भाग करेंगे मेरे भाई 0.2 से 5 का भाग करेंगे तो 5 दूना 10 यानी 0 5 1 यानी 1 के बाद दशमलव यानी 1 आ जाएगा। 1 गुणे मेरे भाई आ जाएगा कितना आ जाएगा 1 गुणे मेरे भाई आ जाएगा कितना टाइम कितना आ जाएगा 1 गुणे 10 की घात -6। इसको आप सभी लोग नोट कर लीजिए। ठीक है, इसको नोट कर लीजिए। फिर दोस्त आगे बताता हूँ क्या करना है। फटाफट दोस्त इसको नोट कर लीजिए। अब हमारे पास आ चुका है क्या फ्रीक्वेंसी निकालना है मुझे आवृत्ति। तो आवृत्ति एफ बराबर मेरे भाई होता है 1/t। टाइम हमारे पास आ चुका है तो 1 मेरे भाई 1 गुणे 10 की घाते -6 ये दोस्त टाइम होता है। ठीक है, 10 घाते -6 है। जब ऊपर जाएगा मेरे भाई तो 6 जीरो बढ़ जाएगा। कितना जीरो 6 जीरो बढ़ जाएगा और प्लस में हो जाएगा 1 2 3 4 5 6। ठीक है, ये हमारा हो चुका है 6 जीरो यानी ये आ चुका है। ठीक है, अब मेरे भाई इसमें जो दिया गया है आंसर दिया गया है किलो हर्ट्ज में दिया गया है। तो किलो हर्ट्ज में दोस्त बदलने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा किलो हर्ट्ज में बदलने के लिए दोस्त हमें क्या करना पड़ेगा। ये दोस्त आंसर आ चुका है लेकिन आंसर दोस्त दिया गया है किलो हर्ट्ज में। तो किलो हर्ट्ज में बदलने के लिए हमें 1000 से भाग देना पड़ेगा। तो 1000 से इसमें हम भाग दे देते हैं। ठीक है, तो 3 जीरो यहाँ से कट जाएगा 3 जीरो यहाँ से यानी 1000 मेरे भाई आ जाएगा किलो हर्ट्ज। हर्ट्ज की मतलब होता है दोस्त आवृत्ति। ठीक है, आवृत्ति की यूनिट क्या होती है हर्ट्ज होती है। यानी दोस्त 1000 किलो हर्ट्ज आ चुका है। ऑप्शन किस नंबर पर है दोस्त किस ऑप्शन में है ऑप्शन नंबर सी में है। किस में है कितने हैं दोस्त ऑप्शन नंबर डी में है सॉरी ऑप्शन नंबर डी में है 1000 कितना है 1000 दोस्त किलो हर्ट्ज ये दिया गया है। ठीक है, किस ऑप्शन में है ऑप्शन नंबर डी में है मेरे भाई यानी ऑप्शन नंबर डी इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा। बहुत ही दोस्त सिंपल तरीके से दोस्त इसको मैं बताने का प्रयास किया। उम्मीद करता हूँ दोस्त आप लोग समझ गए होंगे। चलिए मेरे भाई अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन ये रहा आपके सामने और इसका आंसर दोस्त आप सभी लोग कमेंट कीजिए क्या होगा। 10 सेकेंड का मेरे भाई टाइम दिया जा रहा है आपको और इसका आंसर दोस्त आपको कमेंट में बताना है क्या होगा। चलिए दोस्त कमेंट कीजिए इसका सही जवाब क्या होगा मेरे भाई। फटाफट आप सभी लोग कमेंट कीजिए क्या होगा मेरे भाई इसका सही जवाब बताइए। रेडियो में क्या खराबी आएगी अगर पल्सेशन को रेक्टिफायर के इनपुट से नहीं हटाया जाता है। रेडियो में क्या खराबी आ जाएगी मेरे भाई अगर हम क्या करें पल्सेशन को रेक्टिफायर के इनपुट से नहीं हटाते हैं तो क्या खराबी आएगी। ऑप्शन ए है अनुचित ट्यूनिंग आएगी। ऑप्शन बी है कोई प्रतिक्रिया नहीं। ऑप्शन सी है गुनगुनाती आवाज़ आएगी। ऑप्शन डी है कम आवाज़ के साथ काम करता है। तो क्या करेगा मेरे भाई ये रेडियो में क्या खराबी आएगी अगर पल्सेशन को रेक्टिफायर से इनपुट से नहीं हटाया जाता है। तो मेरे भाई रेडियो में आ जाएगी सीधे गुनगुनाती आवाज़। क्या आएगी हमिंग साउंड आ जाएगी यानी गुनगुनाती आवाज़ आएगी। क्या आएगी गुनगुनाती आवाज़ यानी हमिंग साउंड दोस्त इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, चलिए ये रहा दोस्त आपका अगला सवाल। सभी लोग कमेंट कीजिए इसका सही जवाब क्या होगा। 10 सेकेंड का टाइम है मेरे भाई सभी लोग कमेंट कीजिए। बोला गया है रिक्तीकरण क्षेत्र कैसे व्यवहार करता है। रिक्तीकरण क्षेत्र कैसे व्यवहार करता है ये पूछा गया है। हाउ डज द डिफ्लेशन रीजन बिहेव। ठीक है, चलिए बताइए। ऑप्शन ए है प्रतिरोधक के रूप में। ऑप्शन बी है कुचालक के रूप में। ऑप्शन सी है कुचालक के रूप में और सुचालक के रूप में। ऑप्शन डी है अर्धचालक के रूप में। तो रिक्तीकरण क्षेत्र कैसे व्यवहार करेगा मेरे भाई। तो रिक्तीकरण क्षेत्र जो व्यवहार करेगा वो करेगा मेरे भाई कुचालक के रूप में करेगा। किसके रूप में करेगा कुचालक के रूप में दोस्त व्यवहार करेगा यानी ऑप्शन नंबर बी इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा कुचालक के रूप में ऑप्शन नंबर बी। चलिए अगला सवाल ये रहा दोस्त आपका और इसका आंसर बताइए क्या होगा। ये आ चुका है दोस्त न्यूमेरिकल क्वेश्चन और इसका आंसर आपको बताना है बहुत ही सिंपल तरीके से। चलिए दोस्त इसका आंसर सभी लोग कमेंट कीजिए आपके हिसाब से इसका सही जवाब क्या आएगा। बोला गया 66 के वोल्ट। ठीक है, बोला गया कितना 66 के वोल्ट लाभ और ट्रांजिस्टर मेरे भाई। ठीक है, वोल्टेज लाभ और ट्रांजिस्टर के 100 बेटा यानी 100 बीटा के साथ सीई एम्पलीफायर की शक्ति लाभ क्या है।
शक्ति लाभ हमें ज्ञात करना है, इन्हीं इसका फार्मूला एक होता है दोस्त पावर गेन। पावर गेन बराबर दोस्त हो जाएगा इसका फार्मूला वोल्टेज गेन और गुणे, ठीक है, वोल्टेज गेन गुणे क्या होगा, ये हो जाएगा मेरे भाई इसका, ठीक है, बीटा गेन, ठीक है। यानी मेरे भाई वोल्टेज गेन गुणे बीटा गेन हो जाएगा, पावर गेन बराबर क्या होगा, वोल्टेज गेन गुणे बीटा गेन। तो हमारे पास दोस्त वोल्टेज कितना गया है, 66 दिया गया है, और बीटा कितना दिया गया है, 100 दिया गया है। इसको आप गुणा कर लीजिए। जैसे ही आप दोस्त इसको गुणा करेंगे तो इसका आंसर निकल के आ जाएगा मेरे भाई, कितना आएगा, 6600। कितना आएगा, 6600 इस क्वेश्चन का मेरे भाई सही जवाब हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 6600, यानी ऑप्शन नंबर डी मेरे भाई इस क्वेश्चन का सही जवाब आ जाएगा। क्या आएगा, ऑप्शन नंबर डी मेरे भाई, ऑप्शन नंबर डी इस क्वेश्चन का सही जवाब आ जाएगा। ठीक है, चलिए अगला सवाल ये रहा दोस्त आपका, इसका आंसर कमेंट कीजिए सभी लोग। क्या होगा इसका सही जवाब, आंसर सभी लोग कमेंट करना है आपको। क्या प्रभाव है अगर SCR को चालन में लैच किया जाता है और DC में गेट करंट हटा दिया जाता है। चलिए बताइए मेरे भाई इसका सही जवाब क्या होगा। क्या प्रभाव है दोस्त अगर SCR को चालन में लैच किया जाता है, ठीक है, और DC गेट को करंट हटा दिया जाता है तो क्या होगा। ऑप्शन ए है SCR कट ऑफ हो जाता है, ऑप्शन बी है SCR ऑफ के माध्यम से धारा, ऑप्शन डी है आउटपुट वोल्टेज कम हो जाएगा, ऑप्शन डी है गेट चालन पर नियंत्रण खो देता है। क्या होगा, तो क्या होगा मेरे भाई, इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, गेट चालन पर नियंत्रण खो देता है। क्या होगा, गेट चालन पर नियंत्रण खो देता है। DC में गेट करंट अगर हटा दिया जाए तो क्या होगा, गेट चालन पर नियंत्रण क्या करता है, खो देता है, यानी ऑप्शन नंबर डी इस क्वेश्चन का सही जवाब होगा। और अगला सवाल ये रहा आपका मेरे भाई, इसका सही जवाब बताइए। JFET में पिच ऑफ वोल्टेज का क्या प्रभाव है। JFET किसमें, JFET में दोस्त पिच ऑफ वोल्टेज का क्या प्रभाव होगा। ऑप्शन ए है दोस्त कोई रिक्तीकरण क्षेत्र मौजूद नहीं है, ऑप्शन बी है ड्रेन करंट शून्य हो जाता है, ऑप्शन सी है रिवर्स बायस वोल्टेज शून्य हो जाता है, ऑप्शन डी है चैनल की चौड़ाई का अधिकतम मान है। तो JFET में पिच ऑफ वोल्टेज का क्या प्रभाव होगा मेरे भाई, तो इसमें जो प्रभाव होगा वो होगा ड्रेन करंट क्या हो जाएगा, शून्य हो जाता है। क्या होगा, ड्रेन करंट मेरे भाई शून्य हो जाएगा, यानी ऑप्शन नंबर 20 क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा। अगला सवाल ये रहा आपका, और इसका आंसर बताइए। बोला गया है लाल नीला काला अंकित किए गए कंडक्टर के रंग में कौन सा आपूर्ति इंगित करती है। क्या है, लाल है, नीला है और काला है, लाल नीला काला, ठीक है। किसको इंगित करेगी मेरे भाई, तो ये इंगित करेगी मेरे भाई सीधा सीधा इंगित करेगी 3 तार DC आपूर्ति प्रणाली को। ये किसके है मेरे भाई, ये है सप्लाई DC 3 वायर सिस्टम, ठीक है, सप्लाई DC 3 वायर सिस्टम, यानी 3 तार DC आपूर्ति प्रणाली को ये इंगित करेगा, लाल करेगा, नीला करेगा और काला करेगा, ठीक है। यानी रेड ब्लू एंड ब्लैक किसको इंगित करेगा, DC सप्लाई को इंगित करेगा, यानी ऑप्शन नंबर ए इस क्वेश्चन का सही जवाब होगा। अगला सवाल ये रहा आपका, इसका आंसर बताइए। बताइए इसके आंसर, तारों को गुच्छा करने के लिए कौन से केबल बंधों का उपयोग किया जाता है। तारों को गुच्छा करने के लिए मेरे भाई कौन से केबल बंधों का उपयोग करते हैं, तो ऑप्शन ए है रेशम बंध का, ऑप्शन बी है PVC बंध का, ऑप्शन सी है नायलॉन बंध का, ऑप्शन डी है सूती बंध का। तो तारों को गुच्छा करने के लिए मेरे भाई जो केबल बंध का उपयोग किया जाता है वो किया जाता है मेरे भाई नायलॉन बंध का उपयोग किया जाता है। किसका, नायलॉन बंध, यानी ऑप्शन नंबर सी इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा। चलिए दोस्त अगला सवाल ये रहा आपका, और इसका आंसर दोस्त कमेंट कीजिए क्या होगा।
पैनल बोर्ड असेंबली में किस उपकरण से बचा जा सकता है? पैनल बोर्ड असेंबली में किस उपकरण से बचा जाता है? ऑप्शन ए है सेंसर से, ऑप्शन बी संकेत दीपक से, ऑप्शन सी है बिलगित स्विच से, ऑप्शन डी है पुश बटन स्विच से। तो पैनल बोर्ड असेंबली में दोस्त किस उपकरण से बचा जा सकता है? तो पैनल बोर्ड मेरे भाई असेंबली में दोस्त हम बच सकते हैं सेंसर से। इससे सेंसर से, यानी ऑप्शन नंबर ए इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा। विच डिवाइस इज अवॉइड इन द पैनल बोर्ड असेंबली, यानी सेंसर। ऑप्शन नंबर ए इस क्वेश्चन का सही जवाब होगा। अगला सवाल ये रहा, एक्स द्वारा चिन्हित डिवाइस का नाम। यहाँ दोस्त एक्स द्वारा ये डिवाइस चिन्हित किया गया है, इसको हम क्या बोलेंगे मेरे भाई? क्या बोलेंगे इसको? हम क्या बोलेंगे मेरे भाई? ये ऑलरेडी दिया गया है, ये है सहायक संपर्क, यानी एक जुलिड कंडक्टर मेरे भाई ये दिया गया है। चलिए किस ऑप्शन में है देख लेते हैं। ये दिया गया है ऑप्शन नंबर डी में, यानी ऑप्शन नंबर डी एक्सिलरी कंडक्टर यानी सहायक संपर्क है। ऑप्शन नंबर डी इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा। अगला सवाल ये रहा दोस्त आपका, और ये वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। कंट्रोल पैनल वायरिंग में वायरिंग एक्सेसरीज का नाम क्या है? ये दोस्त एक्सेसरीज जो दिया गया है, इसका नाम मेरे भाई बहुत बार एग्जाम में पूछा जाता है। तो इसका नाम क्या है? इसका नाम है मेरे भाई, सीधा सीधा इसको आपको बता देना है, डेन ड्रिल है। क्या है? डेन ड्रिल है मेरे भाई, यानी ऑप्शन नंबर ए इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा। क्या है? ड्रेन ड्रिल। अगला सवाल ये रहा दोस्त आपका, और इसका सही जवाब बताने का प्रयास कीजिए। क्या बोला गया है? परिपथ में एक्स के द्वारा अंकित डिवाइस का नाम। यहाँ दोस्त ये एक्स के द्वारा डिवाइस अंकित किया गया है, इसका नाम क्या है मेरे भाई? तो इसका नाम है मेरे भाई, ये है सीधा सीधा बोला गया है, ये है ओवरलोड रिले ट्रिप। क्या है मेरे भाई? ये है ओवरलोड रिले ट्रिप है मेरे भाई। ये क्या होगा? ओवरलोड होगा तो सीधे रिले क्या होगी? ट्रिप हो जाएगी, यानी ऑप्शन नंबर डी इस क्वेश्चन का मेरे भाई सही जवाब हो जाएगा।